सो 1 मिनट ज़्यादा हो गया है। जब तक हमारे पास पार्टिसिपेंट्स भी आ जाएंगे। अच्छा जी, अगर कोई स्टूडेंट मुझे याद दिला दे, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि चैप्टर 7 और 8 के क्वेश्चन आंसर्स मैं कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। चैप्टर 9 जो था वो आपका पेंडिंग में है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो अगर कोई स्टूडेंट किसी को याद है तो प्लीज़ मुझे चैट स्क्रीन पे लिख दो। फवाद, इर्ज़मीर, मरियम, नूर खान, हमाद, बेटा बताइए, चैट स्क्रीन पे लिख दीजिए। जहां तक मुझे याद आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 9 जो है वो मुझे स्टार्ट करवाना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, चैप्टर 9 करना है, ठीक है, गुड। अच्छा जी, चैप्टर 9 मैं अभी ये स्लाइड्स आगे पीछे कर रही हूँ, मुझे कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को स्लाइड्स नजर आ रही हैं। रुकिए बेटा, मैं ये स्लाइड शो पे जा रही हूँ क्योंकि यूजुअली आप लोगों का स्क्रीन शेयरिंग के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। आज थोड़ा अपडेशन चल रही है तो वेट कीजिए, मुझे आई डोंट नो, आज ये हैंग हो रहा है मेरा ज़्यादा। कोई मसला नहीं, दोबारा खोलते हैं। अच्छा जी, चैप्टर 8 और 7 तमाम तर स्टूडेंट्स ने जो है वो अपना रिव्यू कर लिया है, रिकैप कर लिया है। किसी स्टूडेंट, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका कोई भी क्वेश्चन हो तो बताओ बेटा, ताकि अब क्योंकि मजीद इसके ऊपर कोई गुंजाइश नहीं बची है इसके बाद दोबारा किसी भी एंगल से जो है वो आपका रिपीट करना। बेटा आप लोगों को स्लाइड्स नजर आ रही हैं? स्लाइड्स मूव कर रही हूँ, आगे पीछे स्लाइड हो रही है, मूव नजर आ रही है स्क्रीन? स्लाइड मूव नहीं हो रही है? अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए। ये आज आई डोंट नो, रुकिए मैं, अच्छा एक चीज मुझे प्लीज बताइएगा बेटा, आप लोग के कोई एक बच्चा कह रहा है कि स्लाइड नंबर 18 से स्टार्ट करना है, तो क्या ये मैंने स्टार्ट कर दिया था वर्क स्पेशलाइजेशन वगैरह? जी, ये मेरे ख्याल से चेन ऑफ कमांड स्लाइड नंबर 18 अगर कोई कह रहा है तो वो सही कह रहा है। 18 से स्टार्ट करना है बेटा। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, अब आ रही हैं स्लाइड्स नजर आप लोगों को? ठीक है, स्लाइड नजर आ रही है हमाद? स्लाइड मैंने मूव की, आगे पीछे नजर आ रही है? यार बेटा आप लोग जरा जल्दी जल्दी प्रॉम्प्टली जवाब दे दो तो आसानी हो जाएगी। जी अब शो हो रही है, गुड, एक्सीलेंट। चलो जी अब स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, टीम स्ट्रक्चर की उस दिन हमने बात की थी कि एक इंडिविजुअल जब एक कोई काम नहीं कर सकता है तो इंडिविजुअल के काम में लिमिटेशंस आती हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, टीम को फॉर्म करते हैं। टीम को फॉर्म करते हैं यानी हम डिफरेंट स्पेशलाइज लोगों को एक ग्रुप के अंदर जो है वो हम रखते हैं, जिसको कि हम कहते हैं वो सेल्फ मैनेज ग्रुप होता है। उसके अंदर हम कोई लीडर अगर बना भी रहे हैं तो वो लोग आपस में एक दूसरे को मैनेज कर रहे होते हैं। उसमें हम कोई आउटसाइडर एक्सटर्नल मैनेजर नहीं रखते हैं, उन्हीं में से किसी को हम जिम्मेदारी दे देते हैं और हम क्या करते हैं, टीम को एम्पावर करते हैं, एम्प्लॉय को एम्पावर्ड रखते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक?
अब हम बात कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर जो कि मैंने उस दिन तुम लोगों को 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करवाए थे। 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को करवाए थे। एक था एंटरप्रेन्योर, एक था फंक्शनल, तीसरा था डिविजनल। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये एक प्रोजेक्ट वाइज काम हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल कोई 3 प्रोजेक्ट किसी कंपनी में चल रहे हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, किसी कंपनी के अंदर 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, उस कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट्स का मतलब हो जाएगा आईटी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट यानी ये फंक्शंस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब क्या होता है कि प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होता है तो दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। एक एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय वाई कह लो, एम्प्लॉय वाई जो है वो प्रोजेक्ट बी में भी काम कर रहा है और वो आपके क्वालिटी कंट्रोल के डिपार्टमेंट में भी है। ठीक है, यानी एम्प्लॉय जो वाई है वो आपके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर भी काम कर रहा है और वही एम्प्लॉय जो है वो आपके प्रोजेक्ट बी के अंदर भी काम कर रहा है। ठीक है, यानी एक एम्प्लॉय 2 जगहों पे रिपोर्ट कर रहा है। अब क्या होगा कि प्रोजेक्ट बी का फॉर एग्जांपल उसको आज शाम में डिलीवरी देनी है 100 मार्कर्स की, एज्यूम कर लिया मैंने। ठीक है, मार्कर्स कह लो या 100 टॉवल्स को जो है ना उसको आज शाम में डिलीवरी देनी है कंसाइनमेंट की। तो अब क्या होगा कि जो प्रोजेक्ट बी का हेड होगा वो कहेगा कि भाई क्या हुआ, कंसाइनमेंट रेडी है? तो वो एम्प्लॉय बोलेगा हाँ कंसाइनमेंट रेडी है, लेकिन अभी क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो चेक करना है, क्वालिटी चेक करनी रह गई है। क्वालिटी चेक होगी, पैकिंग होगा, तो आज रात में तो डिलीवर नहीं हो सकता, कल रात तक डिलीवर हो जाएगा, एक दिन हमें और चाहिए। तो जो प्रोजेक्ट बी का हेड होगा ना वो इस बात पे गुस्सा करेगा कि क्यों एक दिन का डिले आ रहा है, क्यों हम अपनी डेडलाइन मीट नहीं कर पा रहे हैं। एक काम करो, क्वालिटी कंट्रोल चेक करने की जरूरत नहीं है और डिलीवर करवा दो। तो जो एम्प्लॉय वाई होगा वो परेशान हो जाएगा क्योंकि उसको जवाबदेह होना है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के हेड को भी। तो वो सीधा सीधा भागा भागा जाएगा और जाके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के हेड से अप्रूवल लेने की कोशिश करेगा। तो क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट का हेड तो इस बात को तैयार ही नहीं होगा। वो कहेगा नहीं भाई, अगर एक भी प्रोडक्ट जो है, एक भी टॉवेल खराब निकल आती है तो हमारी तो कंपनी का नाम डूब जाएगा। तो जब तक ये स्टैंडर्डाइज तरीके से क्वालिटी कंट्रोल चेक नहीं होता हम पैकिंग के अंदर अपनी टॉवेल्स को नहीं भेजेंगे। तो इस सिचुएशन में एम्प्लॉय वाई को फंक्शनल यानी क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की बात सुननी है रादर देन द प्रोजेक्ट हेड, क्योंकि प्रोजेक्ट तो आज है कल नहीं है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हमेशा रहेगा और जो काम जैसे करना है उसको वैसे ही करना है। क्या मेरी ये एग्जांपल तमाम तर स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई है? हाँ बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। प्लीज मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गई है? और यही एग्जाम्पल को यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट आर असाइंड टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स लेड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर। यानी उस एम्प्लॉय के 2 मैनेजर हो जाएंगे, एक फंक्शनल डिपार्टमेंट का मैनेजर हो जाएगा, दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर हो जाएगा। मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट्स हैव 2 मैनेजर्स, यही बात उन्होंने सेकंड पॉइंट में बोल दी है। थर्ड पॉइंट में वो बोल रहा है इन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एम्प्लॉइज वर्क कंटिन्यूअसली ऑन द प्रोजेक्ट्स मूविंग टू अनदर प्रोजेक्ट एज ईच प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर जब एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, एक कंसाइनमेंट हम डिलीवर कर देते हैं तो वो प्रोजेक्ट टास्क अकम्प्लिश्ड हो गया, तो वही एम्प्लॉइज दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक तमाम तर स्टूडेंट्स को क्लियर है? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया बेटा? गुड। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहां एग्जिस्ट कर रही है हमें नहीं पता। ये फ्लेक्सिबल है, अनस्ट्रक्चर्ड है, एक्सटर्नल बैरियर्स क्या हो रहे हैं,
ऑर्गेनाइजेशन कहां पर एग्जिस्ट कर रही है, वी डोंट नो, इट हैज नो बाउंड्री, नो ज्योग्राफिक लिमिटेशंस कैन स्टॉप दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एलिमिनेट कर रही है चेन ऑफ कमांड, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है नहीं पता, कितने लोग किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल लिमिटलेस है कि मुझे 10 लोग जो है वो ए लोकेशन से रिपोर्ट कर रहे हैं, 10 लोग जो हैं वो मुझे बी लोकेशन से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो लिमिटलेस हो जाएगा। मतलब आई डोंट हैव एनी लिमिटेशंस फॉर माय स्पैन ऑफ कंट्रोल। मुझे 3 से 4 लोग भी मॉनिटर करने पड़ सकते हैं, मुझे 40 लोग भी मॉनिटर करने पड़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड लोकेशन। ठीक है, यूज एम्पावर्ड टर्म्स रादर देन डिपार्टमेंट्स, यानी अब क्या है, हम एम्प्लॉय को इख्तियारात दे के रखते हैं कि वो अपने काम का डिसीजन खुद ले लें, क्योंकि उन्हें अपने काम की नौयत के बारे में ज्यादा बेहतर पता होता है। इसकी एग्जांपल होती है वर्चुअल टीम्स होती हैं। वर्चुअल टीम का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप ये देखें, उबर या करीम की ऐप देख लो। क्या होता है, जब आप ड्राइवर को बुक कर रहे होते हैं, आप कार बुक करते हैं, तो जो भी आपके नियरेस्ट कार्स होती हैं आपके पास ऑप्शन आ रही होती हैं, वो ऐप लोकेट कर रहा है कि ड्राइवर की इस वक्त की लोकेशन कहाँ है। ठीक है, तो होता क्या है, दिस इज वर्चुअली पीपल आर कनेक्टेड और काम हो रहा है। वर्चुअली कैसे कनेक्टेड है, यूजिंग टेक्नोलॉजी। इज इट क्लियर? लोग डिफरेंट लोकेशन से ऐप के ऊपर कनेक्टेड हैं और ऐप वर्क कर रही है वर्चुअली, कोई फिजिकल ऑफिस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अच्छा जी, अब हम आगे जाते हैं। एक्सटर्नल बाउंड्रीज के अंदर हम बात करते हैं। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मॉल कोर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉइज होते हैं। ये किसी एक स्पेशलाइज्ड एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम हो रहा होता है, यानी कोर जो है वो या तो एक होगा या 2 होगा, बहुत ज्यादा डोमेन्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और हम टेम्पररी हायर करते हैं स्पेशलिस्ट को, जो कि हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, और हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिए उबर या करीम की। ये सारे टेम्पररी वर्कर होते हैं, ये ऑफिस सुबह में डे टाइम पे ऑफिस में काम करते हैं, रात के अंदर जो है ये उबर करीम चला रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर रहे हैं। दिस कुड बी फुल टाइम और टेम्पररी ड्राइवर्स। देयर कुड बी अ पर्सन जो फुल टाइम उबर या करीम के साथ काम कर रहा हो, देयर कुड बी अ पर्सन जो पार्ट टाइम काम कर रहा हो। इज इट क्लियर? आपके जो बैंक के अंदर एटीएम मशीन्स आप लोग ऑपरेट करके कैश निकालते हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी वर्चुअल टीम्स होती हैं। अचानक से एटीएम काम नहीं कर रहा होता है, कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी पर्सन आता है, वो उसको रिपेयर करता है और फिर वो चला जाता है। जो भी उस लोकेशन के ऊपर मौजूद होता है, नेटवर्क इंजीनियर या एटीएम इंजीनियर, वो जाकर के मेंटेनेंस करता है और ये काम हो जाता है। कोई कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, प्लीज थ्रो इट ऑन द चैट स्क्रीन, ताकि मेरे पास पॉपअप हो जाएगा तो आई विल आंसर। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ये आउटसोर्स करता है मेजर बिजनेस फंक्शन को। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को या डिपार्टमेंट को उसने आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स करने का मतलब है थर्ड पार्टी को हायर किया और उसको पूरा का पूरा ऑर्डर दे दिया। अब हम उसे कोई भी चीज, कोई भी कंपनी आउटसोर्स तब करती है कि जब उसके पास कह लें कि रिसोर्सेज नहीं होती हैं उस काम को बेहतर तरीके से करने के लिए। तो हम स्पेशलिस्ट लोगों को हायर करते हैं कि भाई आप हमें ये काम करके दे दें, क्योंकि वो हमें हमसे बेहतर तरीके से उस काम को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट बनाना है, तो मेरे पास शायद इतने एडवर्टाइजमेंट स्किल्स के लोग नहीं होंगे जितना कि किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास होंगे। तो आई विल हायर अ एजेंसी फॉर मेकिंग एन एड फॉर मी। क्लियर है? एग्जाम्पल क्लियर है बच्चों? ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस आउटसाइड सप्लायर। अब सप्लायर कौन है, यानी रॉ मटेरियल हम कहां से ले रहे हैं, हम कंपनी के बाहर से ले रहे हैं। प्रोवाइड प्रोडक्ट कंपोनेंट्स फॉर इट्स फाइनल असेंबली। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी गाड़ी की कंपनी को देख लें, यहां असेंबलिंग हो रही है, सारे पीसेस पार्ट्स जो है उस गाड़ी के वो कहीं और से आ रहे हैं।
इसको हम क्या कहेंगे, मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। खाली असेंबलिंग, यानी बहुत सारी मोबाइल की कंपनी में भी क्या होता था, बैटरी हंगरी की है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना के अंदर हो रही है। क्लियर है? तो हर जगह डिफरेंट पार्ट्स जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बन के आ रहे हैं, लेकिन असेंबली लाइन जो है वो कहीं और हो रही है, असेंबलिंग ऑपरेशन जो है वो कहीं और हो रहे हैं। इज इट क्लियर? बच्चों आप लोग लॉग इन करके सो गए हो क्या? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो स्लाइड पे? फवाद, मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सबको क्लियर है? अब हम ये देख रहे हैं आजकल कि ऑर्गेनाइजेशन को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि किस तरह से हम अपने एम्प्लॉयज को कनेक्टेड रखें। फॉर एग्जाम्पल जो भी मैंने एटीएम की एग्जाम्पल दी थी कि एटीएम डाउन हो जाता है, और एटीएम डाउन तो नहीं, खराबी कोई आ जाती है, डाउन होता है तो फिर वो इंटरनली पर्सन जाके उसके अंदर पैसा डाल देता है तो वो दोबारा ऑन हो जाता है। बट क्या होता है, यहाँ पर कैश की शॉर्टेज नहीं हो रही है, कोई एटीएम के अंदर खराबी आ गई है, लिंक डाउन हो गया है या कोई और टेक्निकल इशू आ गया है, तो क्या होता है, वो टेक्नीशियन थर्ड पार्टी के हायर्ड होते हैं, वो जाते हैं उसको जाकर रिपेयर करते हैं और आपका एटीएम दोबारा वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये मेंटेन करना कि किस लोकेशन पे मेरा इस वक्त कौन सा टेक्नीशियन या इंजीनियर मौजूद है, इस चीज की अपडेट रखना चैलेंजिंग हो जाता है। कभी ऐप काम कर रहा है, कभी नहीं कर रहा, कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, कभी नहीं है, आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, क्योंकि फिजिकल कनेक्टिविटी तो हो नहीं सकती, आपको नहीं पता है, डिस्पर्स्ड जो है वो लोकेशन के ऊपर मोबाइल एक्टिविटी हो रही है, मोबाइल मतलब पीपल आर मूविंग एंड डूइंग देयर वर्क, ठीक है। और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट का फेज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम कोई चीज कैसे सिखाएं किसी को भी, ठीक है, लोगों को कैसे केटर किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस कैसे मॉनिटर किया जाए, उनके एरर्स कैसे देखे जाए। कल्चरल इंप्लीकेशंस ऑफ डिजाइन एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। हमारा कल्चर देखिए, अभी भी बहुत सारे लोग हैं वो एप्स के ऊपर यूज करने से या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में इतने ज्यादा एडवांस नहीं है। ये क्या है? कल्चरल एप्लीकेशन। कल्चरल एप्लीकेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा कल्चर जो है वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अभी भी जो मिड एज लोग हैं वो बहुत ज्यादा इक्विप्ड नहीं है आपकी ऐप से, आपकी टेक्नोलॉजी से, आपके स्मार्टफोन से, ठीक है। बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स अभी आप ये देख रहे होंगे कि दे आर नॉट हैप्पी विद टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज क्यों? क्योंकि उनका वो कंफर्ट, इवन आई वाज थिंकिंग कि चलो एफएम है तो एफएम तो हो रहा है आराम से, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा कोर्स मिलता जहां पे मुझे कैलकुलेशन शो करनी है, अकाउंटिंग हो गया, आपका मैथ्स हो गया, आपकी लेटर राइटिंग हो गए बिजनेस कम्युनिकेशन के, सो हाउ, तो वहां पर आपका बोर्ड और मार्कर का यूजेज इज अ मस्ट, या आप कोई स्मार्ट बोर्ड पे जाएं तो आप टैब के ऊपर फिर लिख के आपकी स्क्रीन जो है वो मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को, इन्होंने फिर एक्सप्लेन किया हुआ है आगे जाके कि ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द कैपेसिटी टू कंटिन्यूअसली लर्न, अडेप्ट एंड चेंज थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज एंड मैनेजमेंट बाय एम्प्लॉइज। यानी जिस तरह से ट्रेंड के अंदर चेंजेस आ रही हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंजेस अडेप्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम हुआ, और हमारा ये आईसीएमपी पहले जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर, इवन वर्चुअल या डीएलपी के ऊपर जो स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए कोई रिकॉर्डेड लेक्चर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, बट ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा माशाल्लाह से हो गया कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है, एंड दिस वी लर्न। हमें किसी को भी नहीं पता था कि जूम के ऊपर किस तरह से क्लास ली जाती है, तो हमने ये टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया, अपने आप को चेंज किया, अपनी नॉलेज को इंक्रीज किया, अपने स्किल्स को डेवलप किया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहाँ पर एम्पावर करते हैं हम हर एम्प्लॉय को कि वो अपना डिसीजन बेहतर ले सकता है रादर देन द मैनेजर्स या रादर देन समवन एल्स आउटसाइड द डिपार्टमेंट और आउटसाइड द टीम।
टीम के अंदर ही सबको बेहतर पता होता है किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है। तो एम्प्लॉइज मिलके अपना डिसीजन कर लें कि हाँ जी कौन क्या काम करेगा, वुड बी अ बेटर आइडिया रादर देन कि उनको लीडर जाके बताए कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, क्योंकि लीडर को इनसाइट्स ऑफ दी ग्रुप क्या हो रहा है उसको नहीं पता। ठीक है, वो तो वही चीज देखेगा जो उसको ऊपर एज अ लेमैन नजर आ रही है या जो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। एक्सटेंसिव एंड ओपन इंफॉर्मेशन शेयरिंग, हर इंसान की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो एक्सटेंसिव लेवल पे जाके बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे जाकर के वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, और जो इंफॉर्मेशन वो शेयर करेगा वो बहुत ओपनली। अब आप ये देखें, कोई भी इंसिडेंट होता है, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी हुई है, ठीक है, तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको दी हुई है उसके अंदर क्या हो रहा है कि हर इंसान, कोई भी इंसिडेंट होता है, आप फौरन 10-15 मिनट के अंदर जाकर के रिपोर्ट कर देते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाता है। भले हमारा न्यूज मीडिया उसको कैप्चर करे ना करे, आपकी वो इंफॉर्मेशन आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर सोशल मीडिया यानी फेसबुक के ऊपर आ जाती है, लिंक्डइन के ऊपर आ जाती है, ट्विटर के ऊपर आ जाती है। ठीक है, कोई अच्छी चीज होती है वो भी आ जाती है, कोई बुरी चीज होती है वो भी आ जाती है। तो क्या है, एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है सेकंड्स में, मिनट्स में, एंड दैट टू इन एन ओपन वे विदाउट एनी फियर। कोई उसके अंदर आपको लीगली लॉफुली चीजों को शेयर नहीं करनी है, इवन एट टाइम्स इट बिकम्स लिटिल इनडिसेंट एज वेल। तो बट क्या है, अब क्या करें, जब अच्छी चीजें आती हैं, फायदे होते हैं तो नुकसानात भी फेस करने होते हैं। लीडरशिप दैट प्रोवाइड्स अ शेयर्ड विजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर, इसके अंदर क्या होता है कि आप बहुत विजनरी होकर देखते हैं कि वेयर यू वुड लाइक टू सी द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक आज इतनी ज्यादा हमने एक टेक्नोलॉजी को जो है वो इम्बेड कर दिया है, तो अगर आज से हम 5-10 साल बाद का सोचे तो आप ये सोच सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस तरीके से आपकी लीडरशिप स्टाइल को भी कंट्रोल करेगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कल्चर, शेयर्ड वैल्यूज, ट्रस्ट कल्चर, एक बहुत अच्छा एक हार्मोनियस कल्चर डेवलप हो जाएगा। लोग एक दूसरे से सारी चीजें शेयर करेंगे, अपने वैल्यूज शेयर करेंगे, ट्रस्ट रखेंगे, ओपनली बात करेंगे, और क्या होगा, हम एक सेंस ऑफ कम्युनिटी फील होगी, यानी कि वी विल बी फॉर्मिंग अ कम्युनिटी, अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर ईच अदर, विद ईच अदर। ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी और द सोसाइटी और द ऑर्गेनाइजेशन इन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। टेन की स्क्रीन आपको आई होप कि अपीयर हो रही है। लर्निंग आउटकम्स को मैं स्किप कर रही हूं। आई विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर इटसेल्फ। सबसे हम पहले एक बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है और व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स एक्चुअली। पहले हम इन दो टर्म्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स आपको नाम से पता चल रहा है, लोग, ह्यूमन बीइंग, पीपल। रिसोर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये किस तरह से अपनी वैल्यू ऐड करते हैं, हाउ दे ऐड वैल्यू। ह्यूमन रिसोर्स, आज से 10-15 साल पहले हम ये कहा करते थे कि कोई भी इंसान कहीं किसी डिपार्टमेंट में जब परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है तो हम कहते थे, एक एज अ क्रिटिसिज्म ये चीज ली जाती थी कि भाई इसको कहीं नहीं चल नहीं पा रहा ना, इसको ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट में डाल दो। बट उस वक्त, आज से 10 साल पहले, एक डिकेड पहले, ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्सेप्ट और आज के ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। अब बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो टूल्स डिजाइन करता है, एम्प्लॉय को एक दूसरे से कैसे बिहेव करना है ये चीज देखता है, और बेसिकली ये सारी चीजें इसलिए देखी जाती हैं कि हमने परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज को इंक्रीज करना होता है, बढ़ाना होता है। हमने जो एक्चुअल और डिजायर्ड के बीच में गैप आ रहा होता है
उस गैप को रिड्यूस करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है, आप ऑर्गेनाइजेशन में रोजाना 100 मार्कर बेच रहे हैं और डिजायर्ड 150 है, तो 50 का जो डिफरेंस है उसको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं? बाय बीइंग प्रोवाइडेड विद द ट्रेनिंग ऑन सेलिंग स्किल्स मे बी, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन द प्रोडक्ट लाइन, कि इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगी आपके पास तो आप मजीद बेहतर सेल कर सकेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है। किस तरह से? ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में लोगों को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करके, लोगों को बेनिफिट एंड कंपनसेशन प्रोवाइड करके, लोगों का पेरोल टाइमली रन करके, लोगों का इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल करके, ये सारे वो डोमेन्स हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स के लोग काम करते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट को हम इन फर्दर डोमेन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। इवन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट भी एक डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर हायरिंग द राइट पर्सन एट द राइट पोजीशन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस के अंदर क्या है कि जो लोग मेरे हाई परफॉर्मर्स होते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, हादिया ने हैंड रेज किया है। हादिया, यू हैव अ क्वेश्चन हियर, प्लीज डोंट रेज योर हैंड, रादर थ्रो योर क्वेश्चन ऑन टू द चैट स्क्रीन। चैट स्क्रीन पे क्वेश्चन थ्रो कर दीजिए हादिया बेटा, क्योंकि रेज हैंड करने से मुझे कैसे पता चलेगा आपका क्या सवाल है। चैट स्क्रीन का Q&A का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे बना हुआ, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और अपना क्वेश्चन जो है वो टाइप कर दो हादिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल्फ मैनेज टीम्स के बारे में। यहाँ पर क्या होता है कि हर इंसान अपना मैनेजर खुद होता है, वो अपने आप को खुद मैनेज करता है, सेल्फ इवेलुएट करता है, ठीक है, सेल्फ प्लान करता है, सेल्फ मॉनिटर करता है। फिर हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, यानी मेरे मैनेजर ने मुझे जो है वो डिसीजन मेकिंग के इख्तियारात दिए हुए हैं एक हद तक, यानी डिसीजन मेकिंग के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे सेंट्रली अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को हम डेवलप करते हैं जिससे कि हम नॉलेज और स्किल और एबिलिटीज को डेवलप कर रहे होते हैं। किसके एबिलिटीज, स्किल और नॉलेज को डेवलप कर रहे होते हैं? एम्प्लॉइज की, ठीक है। एम्प्लॉइज की नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज को हम डेवलप करते हैं। फिर हम उन्हें फ्लेक्सिबल जॉब असाइनमेंट्स दे रहे होते हैं, यानी एक ही बंदा जो है वो एक से ज्यादा डोमेन्स के अंदर फिट हो सकता है क्योंकि उसके अंदर इतनी स्किल, इतनी काबिलियत मौजूद है। कम्युनिकेशन ओपन करें, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ग्रीवेंस है, कोई इनइक्वालिटी की फीलिंग है, कोई आपको लग रहा है ग्रीवेंस के आपको इंक्रीमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस नहीं मिला है, सो यू कैन ऑलवेज गो एंड टॉक टू द ह्यूमन रिसोर्स पीपल, दे विल लिसन टू यू। फिर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन। ये तो मैं हमेशा कह रही होती हूँ, कंपनसेशन का मतलब है कि एक एम्प्लॉय मेरा अच्छा काम कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो मुझे उसको कंपनसेशन, उसका इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस लगाना चाहिए। एक एम्प्लॉय मेरा कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है मतलब उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जीरो परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं उसका जो इंक्रीमेंट होगा बेस्ड ऑन हिज और हर पुअर परफॉर्मेंस होगी, तो या तो मैं उसका कोई इंक्रीमेंट नहीं लगाऊंगी या बिल्कुल मिनिमम इंक्रीमेंट लगाऊंगी, ठीक है। तो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उसकी कारकर्दगी के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि इसको कितना इंक्रीमेंट, कितना किस तरह से कंपनसेट करना चाहिए। कारकर्दगी अच्छी होगी, कंपनसेशन अच्छा होगा। कारकर्दगी बुरी होगी, कंपनसेशन थोड़ा होगा या नहीं होगा। स्टाफिंग बेस्ड ऑन पर्सन जॉब एंड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट। बेसिकली जब हम स्टाफ को हायर कर रहे होते हैं, हम सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट करते हैं, व्हाट actually is recruitment process to find the most suitable best fit for the position and the organization, to find the best fit for the position मतलब उस पोजीशन के ऊपर जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं उस इंडिविजुअल के अंदर वो सारी चीजें हों। पोजीशन को फिट करने के साथ साथ उसको ऑर्गेनाइजेशन को भी फिट करना है। इसका मतलब ये है कि उसको प्रॉब्लम ना हो, मे भी उसके पास सारी स्किल्स हैं मगर उसका बिहेवियर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्टेबल नहीं है, तो उसको स्किल्स के साथ साथ अपने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी बेस करते हुए, कल्चर के ऊपर बेस करते हुए, बिहेवियर के ऊपर बेस करते हुए, अपने आउटलुक के ऊपर बेस करते हुए वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिट हो सके, ठीक है। मैंने ये देखा है यूजुअली जब हम न्यू हायर्स, फ्रेश एमटीओ लोगों को हायर कर रहे होते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनको दे आर नॉट दैट ग्रूम्ड,
बट विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज दे गेट ग्रूम्ड. हाउ? जैसा देश वैसा भेस. वो अपनी सराउंडिंग में देखते हैं कि लोग किस तरह से ड्रेसअप होके आते हैं और 4 से 6 महीने में वो अपने आप को उनकी तरह कर लेते हैं जिनसे भी वो इंस्पायर्ड हो रहे होते हैं. ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल? Any student, if you have any question, please throw it on the chat screen. Hamad, Fawad, Zulnain, Noor Khan, Irzamir, सबको क्लियर है? हादिया, मरियम, सारा मुनीर, अब मैं तुम लोगों को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का प्रोसेस समझाने जा रही हूं. नाउ वी आर स्टार्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस विच इज एक्चुअली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले 2 मिनट तुम लोग इस पूरे प्रोसेस को खुद से देखो, उसके बाद मैं इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूं. ठीक है, 1 मिनट ले लो और इस पूरे प्रोसेस को पहले सिर्फ ऑब्जर्व करो कि क्या क्या है. देखो, इसको रीड करो, गो थ्रू करो. अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को. देयर आर 2 वर्ड्स, रिक्रूटमेंट एंड डिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का मतलब है किसी को जॉब पे रखना, डिक्रूटमेंट का मतलब ऑपोजिट होता है किसी को जॉब से निकालना. देखो, डिक्रूटमेंट के बाद प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने अगर किसी को डिक्रूट कर दिया है, मतलब उसको निकाल दिया है, तो बस प्रोसेस वहीं खत्म हो गया है. उसको हमने बोला भाई तुम रेजिग्नेशन दे दो या तुम्हें हम निकाल देते हैं, तुम्हारी मर्जी, बता दो क्या करना है. तो वहीं पे प्रोसेस खत्म हो गया, उसका प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है. लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के आगे देखें, सिलेक्शन किस तरीके से होता है. सबसे पहले आपने जॉब पे पोस्ट किया हुआ है कि किसी एम्प्लॉय को आपको किसी पोजीशन के ऊपर हायर करना है, तो 2 टर्म्स होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन. JD स्टैंड्स फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर बेसिकली जॉब ड्यूटीज मेंशन्ड होती हैं कि उस जॉब के ऊपर उसको कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी. दूसरा वर्ड मैंने बोला JS. JS स्टैंड्स फॉर जॉब स्पेसिफिकेशन, S फॉर स्पेसिफिकेशन, S फॉर स्किल्स, D फॉर डिस्क्रिप्शन, D फॉर ड्यूटीज. याद रखना, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जॉब ड्यूटीज होती हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर स्किल्स होती हैं कि मुझे उन जॉब की ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी. तो बेसिकली हम जॉब की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इंडिविजुअल की स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख रहे होते हैं कि क्या उस इंडिविजुअल के अंदर ये स्किल्स मौजूद हैं, ये ट्रेट्स, ये क्वालिटीज मौजूद हैं कि वो उस जॉब के ऊपर हायर किया जाए और उसकी परफॉर्मेंस एज पर एक्सपेक्टेशन हो. ठीक है, ये पूरा एक सिलेक्शन का प्रोसेस होता है. इसको हम वैलिडेट करते हैं, पहले आपको टेस्ट में बैठाते हैं, फिर आप टेस्ट स्कोर लेके आते हैं, तो आपकी वैलिडिटी हो जाती है कि हाँ जी जो आपके सीवी पे लिखा हुआ है वो सब कुछ सच लिखा हुआ है, आपके पास नॉलेज है. आपकी नॉलेज टेस्ट करने के बाद फिर हम आपको इंटरव्यू पे बुलाते हैं. इंटरव्यू पे बुलाने के बाद हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आपको आपके नॉन वर्बल जेस्चर्स को देख रहे होते हैं, आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं. ठीक है, फिर फाइनली आपको इंटरव्यू के ऊपर
नेगोशिएशन प्रोसेस के साथ एचआर आपसे नेगोशिएशन करता है कि जी कितने क्या ऑफर होगी, क्या पे होगी, फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपको जॉब ऑफर कर दी जाती है। जब आप ऑन बोर्ड आ चुके होते हैं, यू नाउ बिकम द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको एक ओरिएंटेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ओरिएंटेशन के अंदर आपको घुमाया जाता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्नर्स बताए जाते हैं कि भाई ये देखो तुम्हें ये डिपार्टमेंट इधर है, इस डिपार्टमेंट से काम होगा तो तुम्हें इन पर्सन को कांटेक्ट करना है। तुम्हें एक पूरा नो हाउ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड की जाती है। ये कैंटीन है, ये आपका स्मोकिंग एरिया है, आपको पूरा दिखाया जाता है। ठीक है, रेस्ट रूम है, नमाज एरिया है, प्रेयर रूम है, एवरीथिंग, कैंटीन, एवरीथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग विद रिस्पेक्ट टू द जॉब, जो भी आपको काम करना होगा ना, उस काम के हिसाब से आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। या तो आपको एक मेंटोर दे दिया जाता है, मेंटोर मतलब आपको एक बॉस दे दिया जाता है जिस जो कि आपको मॉनिटर करता रहता है, आपके काम को मॉनिटर करता रहता है, आपको बताता रहता है देखो फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। या आपको प्रॉपर, अगर एक पूरा बैच हमने हायर किया है तो उस बैच को पूरा हम एक ट्रेनर प्रोवाइड कर देते हैं, वो पूरा एक नो हाउ आउटलुक ऑफ द लाइक द होल प्रोसेस जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देता है कि दिस द प्रोसेस, हाउ द प्रोसेस इज वर्किंग एक्चुअली। ठीक है, फिर आपके पास अप टू डेट स्किल्स एंड नॉलेज आ जाती है, तो अब आप काम करने के अकेले काबिल हो गए हैं। फिर जब आप काम करने के काबिल हो जाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है कि हाँ जी आपकी परफॉर्मेंस आया कि हमारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रही है, या परफॉर्मेंस के अंदर हमारे मेयार के मुताबिक नहीं हो रही है, तो फिर हम आपको ट्रेनिंग देंगे, उसको मजीद बेहतर करने का सजेशन देंगे, आपको अकाउंटेबल होल्ड करेंगे, आपको गाइड करेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, अब आपकी अगर कारदगी अच्छी है तो हमें आपको मोटिवेट करना है। अब मोटिवेट कैसे करेंगे, आपको बेनिफिट देंगे, आपको कंपनसेट करेंगे, आपको इंक्रीमेंट देंगे, आपको रिवॉर्ड देंगे, आपको कैश प्राइस देंगे, आपको गिफ्ट हैम्पर्स देंगे, आपको फ्यूल अलाउंस दे देंगे, कोई ना कोई एडिशनल बेनिफिट आपको देंगे डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, करियर डेवलपमेंट का मतलब होता है करियर प्रोग्रेस, करियर ग्रोथ। यानी जाहिर सी बात है, आपने एक ऑफिसर लेवल पे ज्वाइन किया है तो 5 साल हो गए हैं, अब आपको एक स्टेप ऊपर तो बढ़ना ही चाहिए ना। मैं तो कहती हूँ 2-3 साल के अंदर आपको एक स्टेप ऊपर बढ़ना चाहिए। 5 साल एक पोजीशन पे बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं जिनको के ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं दे रही होती है, तो क्या करते हैं, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अपने लिए जॉब ढूंढते हैं और फिर वो रिजाइन करते हैं। तो जब लोग रिजाइन कर रहे होते हैं, अगर तो वो अच्छा एम्प्लॉय है तो एचआर का काम होता है उसको रिटेन करने की कोशिश करना। अब रिटेन कैसे करते हैं भाई, रिटेन ऐसे करते हैं कि उससे बोलते हैं भाई कहाँ जा रहे हैं, कितना पैकेज मिल रहा है, ऐसा क्या मिल रहा है, हम भी आपको कुछ ऑफर, कुछ मिलती जुलती ऑफर आपको दे देते हैं, तो आपका प्रमोशन भी हो गया। अगर अच्छा एम्प्लॉय है तो हम उसे रिटेन करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है। अगर बेकार ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर हम, हमारे दिल में तो लड्डू फूटेगा ना, चलो अच्छा हुआ जान छूटी, जाने वाले को नहीं रोकते हैं, चले जाओ, गुड बाय, गुड लक। तो ये होता है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने कारामद हैं। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो बेटा पूछ लो। ये प्रोसेस समझ में आ गया है या कहीं पर कोई सवाल दिमाग में आ रहा है? फवाद तुम क्लास में बिल्कुल ही नहीं आ रहे हो बेटा, क्यों? और बाकी मेरा सवाल है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। अब चीजें दोबारा तिबारा रिपीट नहीं होंगी, दोबारा तो हो ही रही है, तिबारा रिपीट करने का मेरे अंदर जो है वो हौसला नहीं है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने एम्प्लॉय के लिए लेबर फॉर्म कर दी है। अब लेबर यूनियंस जो होती हैं, देखो लेबर यूनियन का मतलब क्या होता है, जो लेबर क्लास के लोग होते हैं ना, उनसे एचआर वाले डायरेक्ट डायरेक्ट बात नहीं करते, क्योंकि वो लोग बेचारे सिंपल लोग होते हैं, वो बेसिकली स्किलफुल लोग होते हैं, उन्हें हुनर आता है। ठीक है, उन्हें मैनेजमेंट नहीं आती, उन्हें कोई लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग यूनियन लीडर्स जो हैं वो फर्स्ट लाइन मैनेजर एक्ट करते हुए, दे कोऑर्डिनेट विद द एचआर डिपार्टमेंट फॉर द राइट्स ऑफ द लेबर। बेसिकली एक इंडिविजुअल लेबर की कोई डिमांड हम फुलफिल नहीं करते हैं, वी एक्चुअली बार्गेन ऑन द कलेक्टिव ग्राउंड्स।
10 लोगों को, 10 लेबर को ये इशू है, उनकी ये डिमांड है, तो उस डिमांड को यूनियन लीडर आके एचआर के सामने रखेगा और एचआर फिर उस डिमांड को केटर करेगी. फॉर एग्जाम्पल दैट दे कुड बार्गेन फॉर द वेजेस, they could bargain for any working condition, maybe they could bargain for some machinery, some changes, some equipment. तो कोई भी काम जो कि उनके काम के अंदर रुकावट कर रहा होगा, they can bargain on that ground. ठीक है. गवर्नमेंट ने लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं. जाहिर सी बात है, अगर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन उससे फायदा उठा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी तो वापसी में उसके अगेंस्ट उनको कुछ तरीके से किसी तरीके से जो है वो कंपनसेट करेगी. गिव एंड टेक होता है ना हर दफा. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको टास्क दे रही है तो टास्क के अगेंस्ट आपको सैलरी दी जा रही है. तो एक मिनिमम वेज भी क्या है, वहां पर भी गवर्नमेंट बता देता है कि भाई मिनिमम वेज इतने 1000 होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लास्ट व्हाट आई गॉट टू नो वाज 18,000 मे बी. उसके बाद मैं अपडेटेड नहीं हूं कि प्रेजेंट क्या चल रहा है, बट मिनिमम मुझे याद है कि 18,000 लेबर का मिनिमम वेज डिसाइड बाय द गवर्नमेंट हुआ था. ठीक है, दैट वाज मेड अ रूल बाय लॉ. अब ये सारे एक्ट है जिसके अंदर आपको डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये लॉ का पेपर नहीं होगा, ये आपका मैनेजमेंट का पेपर है. बट दीज आर द लॉज, दीज आर द एक्ट्स इन सपोर्ट फॉर द people working in an organization. For example 1963 इक्वल पे एक्ट, ये आपको नाम से पता चल रहा है, यानी एक लेवल के ऊपर आपने पे स्केल सेम रखना है. थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है 19-20 का, लेकिन 20 और 15 का फर्क नहीं हो सकता है. ठीक है. सिविल राइट्स, सिविल राइट्स के एक क्या आपके राइट्स हैं, एक नॉर्मल पर्सन के क्या राइट्स होते हैं. ठीक है. एज डिस्क्रिमिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट, एज के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, इसके लिए एक्ट है. वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, ये क्या होता है कि आपको कभी कभी रिहैब की जरूरत पड़ सकती है. इफ यू आर टू मच स्ट्रेस्ड, बीपी शूट कर गया है, तो आपको रिहैब सेंटर जाने की जरूरत पड़ सकती है. ये भी, ये देखिए ये सारी, क्योंकि ये देखिए ये आपका ये ब्रिटिश, एक तो हम लॉ फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा ये ऑथर जो है ये आपका गोरा है. ठीक है. तो यहाँ पे हम ऐसी बातें पढ़ रहे हैं जिसका कि हमें पता भी नहीं है और जिसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं होगा. ठीक है. लेकिन इन एक्ट्स के अंदर हमें बहुत डेप्थ के अंदर, डिटेल के अंदर नहीं जाना है. वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर आर some rights of the employees which are actually there onto the organization. Likewise organization की भी कुछ expectation employees से है कि वो हमारा breach of contract ना करें. हेल्थ इंश्योरेंस आपको ये आप सुन चुके होंगे. फैमिली मेडिकल लीव ये भी आप सुन चुके होंगे. तो ये कुछ चीजें हैं जिनका कि हमें पता है, क्योंकि हम ओपीडी वगैरह क्लेम कर रहे होते हैं. लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमने नहीं सुना है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट एक्चुअली इज देयर. कोई कंफ्यूजन? कोई सवाल यहां पर किसी स्टूडेंट को? कोई सवाल भी है बेटा तो आप यहाँ चैट स्क्रीन पे लिखें, मैं 1 मिनट में आप यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ. जी बच्चों, कोई सवाल? ओके जी, आगे बढ़ते हैं.
अब ह्यूमन रिसोर्स के प्रोसेस के लिए हम किस तरह से प्लानिंग करते हैं, हमें एक असेसमेंट करना होता है। बेसिकली क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस, इसके अंदर मैनेजर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसको मेक श्योर करना होता है कि राइट नंबर ऑफ पीपल आर देयर एट द राइट पोजीशंस एंड प्लेसेस एट द राइट टाइम। यानी अगर मेरे पास अभी कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है जो कि मुझे अर्जेंट बेसिस के ऊपर कोई कंसाइनमेंट डिलीवर करना है, दैट मींस मुझे वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है। अगर वर्कफोर्स मुझे अभी रिक्वायर्ड है तो हायरिंग मुझे अभी रिक्वायर्ड है, रादर देन एक महीने के बाद तो मेरी डिलीवरी हो जाएगी, उस वक्त मुझे लोगों की जरूरत नहीं है। तो दैट मीन्स हायरिंग द राइट नंबर ऑफ पीपल इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग, जिसको के मैनेजर्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज करना होता है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक्स्ट्रा लोगों को हायर करना। तो क्योंकि पीपल एक्चुअली आर एक्चुअली कॉस्ट, तो हमें कॉस्ट को भी देखना है, तो एफिशिएंट का वर्ड इसीलिए यूज हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसमें बेसिकली टैलेंट शॉर्टेज या ज्यादा, कोई कोई इंडिविजुअल कम हो या कोई इंडिविजुअल ज्यादा हो। ज्यादा होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है, शॉर्टेज होगी तो काम सफर करेगा। सो यू नो इट हैव लाइक it will be the responsibility of the manager to make sure कि ना शॉर्टेज आए ना सरप्लस हो। it has to be monitored by the manager। फिर हम बात करते हैं स्टेप्स इन एचआर प्लानिंग क्या है। असेसिंग करंट ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी अभी जितने लोग मेरे पास काम कर रहे हैं वो खुश हैं, उन्हें कोई ग्रीवेंस तो नहीं है, उन्हें इक्वल कंपनसेशन बेनिफिट मिल रहा है जितना मार्केट कंपैरेटिव हो, उनकी पे स्केल मार्केट कंपैरेटिव है कि नहीं है, उनका उनकी पे जो है वो टाइम से आ रही है नहीं आ रही है, उनके जितने भी अलाउंसेस हैं वो उनको क्लियरली मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। फिर हम ये देखते हैं कि व्हाट वुड बी द फ्यूचर नीड्स ऑफ फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा काम हम ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रो कर रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ पीपल भी ज्यादा हायर करने पड़ेंगे। सो दिस इज ऑल व्हिच ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर नीड्स टू लुक इनटू। फिर हम इन्वेंट्री बनाते हैं ह्यूमन रिसोर्स की। इन्वेंट्री के अंदर कैसे बनेगी भाई, अब हम यहाँ पे देखते हैं करंट मेकअप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, करंट रिसोर्सेज स्टेटस। इसके अंदर हम जॉब एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले कोई नई जॉब क्रिएट करनी है। ठीक है, जॉब एनालिसिस के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन दोनों चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, यानी अब हमें कोई नई जॉब पोजीशन क्रिएट करनी है या कोई बंदा छोड़ के जा रहा है, तो उसकी पोजीशन के ऊपर हम किसे सक्सेशन प्लानिंग करेंगे। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब है किसको हम प्रमोट कर सकते हैं, इंटरनल। अगर इंटरनल रिसोर्स हमारे पास नहीं है तो अब हमें एक्सटर्नल हायरिंग करनी पड़ेगी, तो हम ऐड डालेंगे या हम इंटरनल प्लेटफॉर्म के थ्रू पहले ईमेल करेंगे अपने एम्प्लॉइज को कि अगर आपकी नजर में ऐसा कोई बंदा है जिसके अंदर ये स्किल्स हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल्स में ये चीज रोटेट कर दे दैट वी आर इंटरव्यूइंग पीपल फॉर दिस पोजीशन। ठीक है, फिर क्या होता है, आप एम्प्लॉइज का सीवी रिसीव करते हैं, फिर सीवी को आप इवेलुएट करते हैं, फिर आप इंटरव्यू पे या टेस्ट पे उनको बुलाते हैं, तो फिर वो स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैंने थोड़ी देर पहले बोला था जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है the duties you need to perform on that job. D for description, D for duties. It will tell you what duties you need to perform staying on that job. Job specification का मतलब होता है S for specification, S for skills. उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, what a person must possess to perform a given job, like कौन सी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं। minimum qualification is actually the part of the skills, right? फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉय की सप्लाई और डिमांड के अंदर बैलेंस मेंटेन करना इज एक्चुअली द वर्क ऑफ द एचआर मैनेजर, विच इज एक्चुअली अ चैलेंजिंग जॉब, विच इज एक्चुअली अ चैलेंजिंग जॉब। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लो। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बेटा पूछ लो। मुझे समझ में ये नहीं आता कि तुम लोग अभी पूछते नहीं हो, जब टेस्ट या क्विज अनाउंस करूंगी तो उस वक्त तुम लोग के ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि बंदा परेशान होता है, भाई साहब क्या गलती कर दी मैंने। ठीक है, तो पूछो जरा, कोई सवाल है तो पूछ लो भाई। हाँ जी, हमाद तारिक को तो सब समझ आ रहा है। फवाद,
फवाद चौधरी, किधर हो तुम? समझ आ रहा है तुम्हें? और क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो बेटा तुम? सुबह तुम्हें नींद आती है, तुम्हारी आंख नहीं खुलती, दोपहर में तुम्हें नींद आती है, रात में तुम्हें नींद आती है, तुम्हें किस वक्त नींद नहीं आती है बता दो। अभी भी तुम ऑनलाइन एंटर करके भाग गए हो, सो रहे हो। चलो जी, यहां तक बैलेंस मेंटेन करने तक सबको समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेरे पास यहाँ पर एडमिन के कोई पर्सन मौजूद है? डू आई हैव सम एडमिन सपोर्ट हियर? चैट स्क्रीन को मैं चाहती हूँ कि जरा क्लियर कर दें ताकि जो क्वेश्चन बाद में आएंगे तो वो मैं आंसर कर सकूं। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, आगे रिक्रूटमेंट एंड डिक्रूटमेंट का बता रहे हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है? हम नए लोगों को हायर करते हैं, नए केपेबल एप्लीकेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखते हैं। डिक्रूटमेंट का मतलब है जो एम्प्लॉय सरप्लस हो गए, सरप्लस का मतलब है एक्स्ट्रा हो गए हैं, उनको हम रिड्यूस करते हैं बाय removing them, by taking resignation, by asking them to resign, by shifting them to some other departments, by shifting them to some other warehouses or some other branches. ठीक है, डिक्रूट करना, रिड्यूस करते हैं सरप्लस ऑफ दी। डिक्रूट का मतलब बेसिकली वैसे निकालना होता है, हम कहीं और शिफ्ट नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी पहले हम कोशिश यही करते हैं कि अगर हम किसी सिस्टर कंपनी में भी उनको फिक्स कर सकें तो कर दें, अगर वो हमारे काम के एम्प्लॉय हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट क्या होती है। अभी ये जो कोविड के सिलसिले में तो सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया ना, यानी अब हम लोगों को हायर कर रहे हैं यूजिंग इंटरनेट फैसिलिटी। यूजिंग इंटरनेट फैसिलिटी हम अब लोगों को हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन रिक्रूटर्स भी मौजूद हैं, वो वर्चुअली एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं, ये हमें वर्चुअल पता है कि हाँ जी इस पोर्टल के ऊपर, या ये एचआर की रिक्रूटमेंट फर्म है, उनका ऑफिस कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ये हमें नहीं पता। दे लिंक यू टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे चार्ज देयर कट, दैट्स ओके। ऑर्गेनाइजेशनल की वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट के ऊपर भी हम अपना ऐड डाल देते हैं, लोग उसको भी देख करके अप्लाई करना शुरू करते हैं। फेसबुक के थ्रू हायरिंग हो रही है, लिंक्डइन आईडी के थ्रू हायरिंग हो रही है, ये सारे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड चैनल्स हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है, सोर्सेस क्या है, इंटरनेट पे एम्प्लॉय रेफरल्स होते हैं, कंपनी की वेबसाइट होती है, कॉलेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं, प्रोफेशनल रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो मैंने अभी आपको बोला कि एचआर एसजी है, आपने नाम सुना है, ईएसडब्ल्यू है, ईएसडब्ल्यू पार्क। ठीक है, ये सारी थर्ड पार्टी एजेंसीज हैं, नरेजो है, ये लोग आपको जॉब हंटिंग में हेल्प करते हैं। अब हर चीज के अपने एडवांटेज हैं, अपने डिसएडवांटेज हैं। I want all of you to read all these advantages and disadvantages and ask me any question if you have. If you have any question, please ask me now. इसको रीड करो, तमाम एडवांटेजेस और तमाम डिसएडवांटेजेस को रीड करो। अच्छा जी, कोई सवाल? मेरे पास आप लोगों की चैट नहीं आ रही है, आई गेस सम टेक्निकल इश्यूज हैं, ये यहीं पे हैंग हो गया है। ठीक है, चैट मेरे पास नहीं आ रही है आप लोगों की, तो अगर आप में से किसी से कोई सवाल भी आ रहा होगा या कोई कुछ भी पूछ रहा होगा तो मेरे पास आपकी चैट नहीं आ रही है। ठीक है, बट दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आप सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को मैं खुद एक दफा डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले इंटरनेट को देख लेते हैं और एडवांटेजेस देख लेते हैं। ठीक है, इंटरनेट का क्या एडवांटेज होता है कि हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कांटेक्ट कर सकते हैं और इमीडिएट मतलब देन एंड देयर फीडबैक आ जाता है। एम्प्लॉय रेफरल,
यानी आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एम्प्लॉई हैं, वो रेफर करते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को, और उनके लिए क्या होता है, उनकी रिकमेंडेशन से जब हम हायर कर रहे होते हैं तो हमें इतना बैकग्राउंड चेक के ऊपर नहीं जाना पड़ता है, तो टाइम बच जाता है। ठीक है, कंपनी की वेबसाइट के अंदर क्या होता है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन ये एडवांटेज है, हर कोई जो है वो जो है वो आपका ऐड पड़ेगा और जो उस पोजीशन के अंदर फिट हो रहा होगा वो उसके लिए अप्लाई कर देगा, तो हमारे पास एक अच्छा पूल क्रिएट हो जाएगा। कॉलेज रिक्रूटमेंट में क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड बॉडीज ऑफ कैंडिडेट्स होती हैं, फ्रेश कैंडिडेट्स हायर करने के लिए सबसे अच्छा कॉलेज रिक्रूटिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, वहां पर हमारे पास एक बिग वेराइटी मिलती है और वी कैन हायर द बेस्ट रिसोर्स फ्रॉम देयर। फिर हम बात करते हैं प्रोफेशनल रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर भी टाइम बच जाता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको इंटरव्यू नहीं करना होता, थर्ड पार्टी के थ्रू हम हायर करते हैं, तो वो इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस वो हमें करके दे देते हैं, तो हम फाइनल स्टेजेस के ऊपर 3 लोगों को बुलाते हैं, 3 में से 2 को रख लेते हैं, 1 को रख लेते हैं, तो हमारा टाइम काफी बच जाता है। ठीक है, अब इनके डिसएडवांटेजेस क्या है, इंटरनेट का डिसएडवांटेज क्या है, बहुत सारे अनक्वालिफाइड लोग भी अप्लाई कर देते हैं, वो उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, मगर क्या होगा, वो अप्लाई कर देंगे पोजीशन के लिए। एम्प्लॉय रेफरल के अंदर क्या होता है, may not increase the diversity and mix of employees, like एक इंसान अपने रिश्तेदार को अपने फ्रेंड को ही रेकमेंड करेगा ना, तो अब उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगी, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट सेक्ट, इन सारी चीजों को वो नहीं मतलब डाइवर्सिफिकेशन मुख्तलिफ नहीं होंगे। मैं अपने जैसे इंसानी को रेफर करूंगी ना, मैं अपने रिश्तेदार को, अपने सबऑर्डिनेट को, अपने क्लासमेट को रेफर करूंगी, तो सेम यूनिवर्सिटी के ग्रेड हो गया, सेम फैमिली का बंदा हो गया, सेम मोहल्ले का बंदा हो गया, तो डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी। कंपनी की वेबसाइट पे क्या होगा, अगेन कंपनी की वेबसाइट हो या इंटरनेट हो, बात एक हो जाती है, बहुत सारे लोग जो कि लेस क्वालिफाइड होते हैं, अनक्वालिफाइड कहना जरा गलत होगा, लेस क्वालिफाइड कह लो, या दोज हु आर नॉट मैचिंग द क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन सेट जो है वो मैच करना बहुत जरूरी होता है, तो अनमैचेबल क्वालिफाइड के लोग भी जो है वो आप अपने सीवी थ्रो कर रहे होते हैं जस्ट टू टेक चांस, और मे बी जस्ट फॉर द फन, फॉर द सेक ऑफ फन। ठीक है, कॉलेज रिक्रूटमेंट के अंदर लिमिटेड टू एंट्री लेवल पोजीशंस होगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था फ्रेश ग्रेजुएट हायर करने के लिए ये सबसे अच्छी चीज होती है, बिकॉज वहां कॉलेज के अंदर आपको अभी पास आउट होने वाले बच्चे मिलेंगे, तो एंट्री लेवल के लिए है, आप मिड मैनेजर्स के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन इज प्रोफेशनल रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या है, लिटिल कमिटमेंट टू स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है, थर्ड पार्टी ओनरशिप नहीं लेगी, वो फॉर द सेक ऑफ देयर कट वो किसी का भी इंटरव्यू करा देगी, किसी को भी रिकमेंड कर देगी। ठीक है, क्योंकि वो खुद कमिटेड नहीं है, उसकी वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज 4 थिंग्स, 5 थिंग्स। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल यहाँ पर अगर किसी को भी है, आई एम सो सॉरी, ये टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपका चैट मेरे पास नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू रिसीव योर चैट। आई विल बी टेलिंग दीज पीपल मे बी सम प्रॉब्लम विद द जूम, बिकॉज इंटरनेट पे आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है, लेक्चर भी चल रहा है, स्लाइड भी शेयर हो रही है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, बट कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, एनीवेज हम बात करते हैं अब रिक्रूटमेंट के ऑप्शंस देखते हैं कि हम रिक्रूटमेंट किस तरह से कर सकते हैं, फायरिंग या ले ऑफ, निकाल दिया, इससे क्या होता है, इसको हम टर्मिनेशन कह रहे होते हैं, हम टेम्पररी टर्मिनेशन भी कर रहे होते हैं, मे लास्ट फॉर फ्यू डेज या एक्सटेंडेड टू इयर्स, डिपेंडिंग, आपकी जरूरत होगी तो हम आपको दोबारा कॉल कर लेंगे। ठीक है, एट्रिशन का मतलब क्या होता है, नॉट फाइलिंग ओपनिंग्स क्रिएटेड बाय वॉलंटरीली रेजिग्नेशन, यानी आपको हम कहते हैं कि वी आर नॉट फायरिंग यू, आप एक काम करो, खुद रिजाइन कर दो, यू रिजाइन फ्रॉम द जॉब। ठीक है, हम रादर देन फायरिंग यू फ्रॉम द जॉब, हम कहते हैं आप खुद रिजाइन कर दो। ठीक है, ट्रांसफर मैंने आपको बोला था कि हम ब्रांच ऑफिस के अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, ये बेसिकली सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ट्रांसफर करना, किसी को हम मूव कर रहे होते हैं लैटरली, ऊपर प्रमोट कर रहे हैं या डाउनवर्ड कर रहे हैं, डिमोट तो फिर गलत हो जाएगा, लेकिन अगर ट्रांसफर हम 1 अप कर रहे हैं तो फिर तो अच्छी है, या सेम पोजीशन पे कर रहे हैं तब तो चलो अच्छी बात है, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम हो जाएगी, कि हमें उस पोजीशन पे किसी को रखना तो था, तो हम यहीं से ट्रांसफर कर देते हैं, रिसोर्स अच्छी तरह यूज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसको डाउनवर्ड करते हैं तो लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि यार मैं मैनेजर था, मैं असिस्टेंट मैनेजर क्यों बनूं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हमें सप्लाई और डिमांड का इम्बैलेंस को ओवरकम करने के लिए ट्रांसफर करना पड़ता है। रिड्यूस वर्क वीक्स, कुछ एक हफ्ता एक लोग काम करेंगे, दूसरा हमने कुछ वर्किंग आवर्स को रिड्यूस कर दिया, डेज को अल्टरनेट कर दिया। ठीक है,
अर्ली रिटायरमेंट्स, गोल्डन हैंडशेक हम ऑफर कर रहे होते हैं सीनियर एम्प्लॉइज को, ठीक है, बिफोर द नॉर्मल रिटायरमेंट एज ऑफ 60, 55, 58 के ऊपर हम गोल्डन हैंडशेक कर रहे हैं, लमसम अमाउंट के ऊपर डील कर रहे हैं। जॉब शेयरिंग, वन एम्प्लॉय शेयर्स वन फुल टाइम पोजीशन, ठीक है। हैविंग एम्प्लॉय शेयर वन फुल टाइम पोजीशन, यानी एक पोजीशन को दो लोग मिलकर शेयर कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगी, जॉब शेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल 9 to 5 में आपके 8 घंटे होते तो 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट हमने लगा ली, तो दोनों की सैलरीज आधी हो जाएंगी। तो निकालने से बेहतर है कि कुछ इस तरह के काम पे हम कर लें, ठीक है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन है तो बेटा पूछो। ठीक है जी, यहां से आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ये स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। इसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि सीवी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है जॉब की पोजीशन की रिक्वायरमेंट को। सिलेक्शन का मतलब होता है हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि ये एप्लीकेंट अगर इसको हमने रख लिया तो ये या तो हमारी सक्सेसफुल तरीके से काम परफॉर्म कर लेगा, या हम उसके बारे में अच्छी राय नहीं रखते तो ये नहीं कर पाएगा। तो दोनों में से एक चीज होती है, नथिंग इन बिटवीन। या तो हम उसके फेवर में होते हैं या हम उसके अगेंस्ट में होते हैं। वी ट्राई टू प्रिडिक्ट और इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द फ्यूचर। तो प्रिडिक्शन कभी सही भी साबित होती है, कभी गलत भी साबित हो जाती है। मैंने ऐसा देखा है, बहुत लोग जो कि बहुत काबिल लफाजी कर रहे होते हैं इंटरव्यू के अंदर और हमें बड़े काबिल लग रहे होते हैं उनकी अपनी लफाजियों की वजह से, वो प्रूव नहीं कर पाते अपने काम को। बहुत सारे लोग जो कि क्वाइट होते हैं, शाय होते हैं, दे एट टाइम्स यू नो सरप्राइज अस, ठीक है। सो this we are actually, it's not sure, we predict. सिलेक्शन एरर्स इसी को कहते हैं कि अगर तो हमने किसी रिजेक्ट एरर फॉर पोटेंशियली सक्सेसफुल एप्लीकेंट, हमने अच्छे एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर दिया, काम करने वाले एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर लिया, और हमने एक्सेप्ट कर लिया किसी पुअर परफॉर्मर को, तो ये दोनों जो हैं वो आपके सिलेक्शन के एरर हो जाएंगे। किसी अच्छे बंदे को रिजेक्ट कर दिया, किसी बेकार इंसान को हायर कर लिया, नाकामयाब इंसान या नाकारा इंसान को, पुअर परफॉर्मर को हायर कर लिया, ठीक है। ये दोनों आपके एरर्स होते हैं। इस स्लाइड के ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो यहाँ पर इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ही रहें। रिजेक्ट सक्सेसफुल एप्लीकेंट इज एन एरर, एक्सेप्ट पुअर परफॉर्मर इज ऑल्सो एन एरर। इस स्लाइड के ऊपर यही चीज क्वाड्रेंट के अंदर समझाई हुई है, बट कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, चार्ट समझना मुश्किल है, तो कोई मसला नहीं, वो दोनों पॉइंट समझ लो, ठीक है। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, वैलिडेट करने का मतलब होता है कि किसी भी डिवाइस से, किसी भी टूल से हम आपका टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट का स्कोर वैलिडेट करता है कि हाँ जी आपने जो कुछ भी सीवी में लिखा है वो सही है और आप उस कैटेगरी को फुलफिल कर रहे हैं। आपने अपने आप को प्रूव किया है थ्रू पासिंग द टेस्ट, थ्रू स्कोरिंग अ स्पेसिफिक स्कोर फॉर द टेस्ट, दैट यस यू आर केपेबल ऑफ गेटिंग द जॉब। रिलायबिलिटी ऑफ प्रिडिक्शन, मैंने प्रिडिक्ट किया है और मेरी प्रिडिक्शन रिलायबल थी या गलत साबित हुई। ये भी सिलेक्शन डिवाइस होता है जो कि मेजर कर रहा होता है सेम थिंग, कि वेदर व्हाट आई वाज प्रिडिक्टिंग वाज राइट और रॉन्ग। यानी इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर जो उसने ऑब्टेन किए हैं वो अगर मल्टीपल टाइम्स, यानी मैंने 3 टेस्ट लिए हैं, तीनों टेस्ट से यही प्रूव हुआ कि आप सही कैंडिडेट हैं, ये नहीं हुआ कि एक टेस्ट में आप पास हो गए, 2 में आप फेल हो गए, तो टेंडेंसी फेल वाले की बढ़ जाएगी। तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, एक जैसे स्कोर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन टूल्स की। सिलेक्शन टूल्स के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, आप उन फॉर्म को फिल आउट करते हैं, उसके अंदर आपका एड्रेस, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस,
आपकी मैरिटल स्टेटस, आपके भाई बहन, आपका नेक्स्ट ऑफ किन की डिटेल, आपकी तमाम तर डिटेल उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको फिल करनी होती है। फिर आपका रिटन टेस्ट होता है, फिर आपका परफॉर्मेंस स्टिमुलेशन टेस्ट होता है। परफॉर्मेंस सिमुलेशन परफॉर्मेंस स्टिमुलेशन टेस्ट का मतलब उसके अंदर आपको कोई हम अकाउंटिंग बैलेंस शीट करने कोई टेस्ट टाइप की छोटी चीज़ दे देंगे ऑन स्पॉट कि इस बैलेंस शीट को देखें, इसमें क्या मिस्टेक है, या इसमें देखें ज़रा क्या बग है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस को सिमुलेशन यानी आपकी स्किल को हम टेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग टेस्ट ले लिया, बैठ गए, चलें जी फलानी जगह ले चलें, अब ड्राइविंग ही नहीं आती, आपने मेंशन किया हुआ सीवी के ऊपर ड्राइविंग आती है, तो दिस इज हाउ वी टेस्ट यू विद सम स्किल्स, फिजिकल स्किल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। करने की काबिलियत हो, मशीन के अंदर देख लें, आपने बैलेंस शीट के अंदर ट्रांजैक्शन फौरन आइडेंटिफाई कर ली कि ये ट्रांजैक्शन 2 दफ़ा रिपीट हो रही है, तो इसलिए आपका बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, बग निकालना, गलतियां निकालना। इंटरव्यू के अंदर आपके हम वर्बल नॉन वर्बल जेस्चर्स आपके काउंट कर रहे होते हैं, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम इट एक्चुअली फोकसेस ऑन द नॉन वर्बल जेस्चर्स। ठीक है, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, पुराने ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से काम किया आपने वहाँ से ज़रा सा मालूमात ले ली कि दिस पर्सन यूज्ड टू वर्क विद यू, ही वाज टॉकिंग वेरी हाई अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, या किसी भी तरीके से आपने वहाँ से इन्वेस्टिगेशन कर ली। ठीक है, एड्रेस जो मेंशन्ड है बिल के ऊपर, तो वहाँ पर आपने ज़रा सा क्रॉस चेक कर लिया कि यस द पर्सन इज ऑथेंटिक। फिर हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका आई टेस्ट हो गया, आपके जनरल आपका जो टेस्ट होता है, अगर आपका कोई ब्लड टेस्ट हो गया, ब्लड सैंपल, ताकि आपका ब्लड ग्रुप हमें कंफर्म हो जाए, जेनरिक टेस्ट होता है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो है वो बेसिकली आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि आपका बायोग्राफिकल डाटा, फैक्ट्स जो कि वेरीफाई कर सकें। इसके अंदर ये क्या होता है, ये वेटेड आइटम एप्लीकेंट्स आर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू क्रिएट एंड मेंटेन। ये हार्ड कॉपी मेंटेन करना या इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मेंटेन करना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ये जगह मांग रहा होता है। ठीक है, और बेसिकली हम कोशिश ये करते हैं कि जब आप जॉब के इंटरव्यू पे आएंगे तो आपको एक फॉर्म दे देते हैं, उस फॉर्म के ऊपर हम वैलिडेट कर लेते हैं, सीवी तो हमारे पास होती ही है आपकी, तो उससे क्या चेक हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन सीवी पे लिखी है वही चीज़ आपने फॉर्म के अंदर फिल आउट की है, या कुछ चेंजेस कहीं पे कोई आपने कुछ अपडेट किया है, तो हम आपसे क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंगली प्लान करके पूछ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा जी पूछ लो। Any student, if you have any question, please ask me now. किसी को कोई सवाल है? फिर आपका रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के अंदर आपकी इंटेलिजेंस चेक हो रही होती है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आपका एटीट्यूड टेस्ट होता है, आपकी एबिलिटी टेस्ट होती है, आपका इंटरेस्ट देखा जाता है किस हिस्से में ज़्यादा है, कहाँ पर स्कोर ज़्यादा हुआ है। ठीक है, लीगल चैलेंजेस टू टेस्ट में कभी कभी क्या होता है कि आपने जो टेस्ट लिया है वो तो बुकिश चीज़ों का था, उससे जॉब का क्या ताल्लुक। डिस्क्रिमिनेशन इन इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ द प्रोटेक्टेड क्लास। अब यहाँ पे कभी कभी लोग बोलते हैं ये तो आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर दिया? लड़कियों को हम कहते हैं कि वो ज्यादा अच्छी होती, पढ़ाकू होती हैं, तो वो तो जल्दी ज्यादा अच्छा स्कोर ले आएंगी, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो गई। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं आप? ठीक है, सो कभी कभी कुछ चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़ जाते हैं फॉर द टेस्ट। परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट, वर्क सैम्पलिंग होता है, एप्लीकेंट्स बेसिकली कुछ परफॉर्म करते हैं, कोई टास्क या सेट ऑफ टास्क टू गेट सक्सेसफुल फॉर द जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ड्राइविंग का जैसे मैंने एग्जांपल दे दी, आपको किसी बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का कोई आपने बग निकाल दिया, बग मतलब कोई मिस्टेक निकाल दिया आपने। आप अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं तो आपको मैंने कोई कोड बनाने के लिए बोल दिया कि जरा सा ये कोड बता दें कि इसके ऊपर कौन सा लूप लगेगा या क्या किस तरह से आप इसको लिखेंगे। सो दीज कुड बी द एग्जाम्पल कि आप किसी बेसिकली आप किसी स्किल्स के बेसिस के ऊपर आपको टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, जो स्किल आपने क्लेम की है, जिस स्किल को यूज किया जाएगा, आपको जिस पोजीशन पे आपको इंटरव्यू किया जा रहा है उस पोजीशन पे हम उस स्किल्स को यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा पूछ लो। अब हम असेसमेंट के लिए सेंटर्स भी फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल एनटीएस इज वन ऑफ द सेंटर जो कि एम्प्लॉयमेंट टेस्ट ये एप्टीट्यूड टेस्ट को ओवरकम कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, एसेस करता है। ठीक है, और ये माना हुआ टेस्ट है। इवन आपके जीमैट और जीआरई को
बाज़ औक़ात सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है आपके इस एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि एनटीएस वाले कैरी ऑन कर रहे हैं। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा जी पूछ लीजिए। किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल यहाँ तक है तो पूछ लीजिए। कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अदर सिलेक्शन अप्रोचेस के अंदर इंटरव्यू के अंदर आपके टाइप्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, पैनल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, इंडिविजुअल इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू, ये सारे इंटरव्यूज की कैटेगरीज हैं। ठीक है, इंटरव्यू बेसिकली इंटरव्यूई एंड इंटरव्यूअर इज द एम्प्लॉयर, इंटरव्यूई इज द एम्प्लॉय, फ्यूचर पोटेंशियल एम्प्लॉय। ठीक है, तो वो पोटेंशियल एम्प्लॉय जो है उससे क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, उसको टेस्ट किया जाता है, उसकी एबिलिटी को जज करने की कोशिश की जाती है और बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस गिवन एट द इंटरव्यू आपकी हायरिंग होती है। आपको जॉब पे रखा जाता है या आपको जॉब पे नहीं रखा जाता है, डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इंटरव्यू बेसिकली फेस टू फेस के अलावा हम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी यूज करके कर सकते हैं। स्काइप पे भी इंटरव्यू होते हैं, बाहर की कंपनीज आती हैं, वो खाली फाइनल इंटरव्यू जो है वो फेस टू फेस करती हैं, बाकी वो फर्स्ट राउंड या स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है वो स्काइप के ऊपर कर चुकी होती हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी आपने डाटा लिखा है वो हम इंक्वायर कर रहे होते हैं। ठीक है, पुरानी जॉब से भी हम इंक्वायरी लेते हैं, आपके एड्रेस को भी वेरीफाई करते हैं, आपकी डिग्री को भी वैलिडेट करते हैं। तो ये सारे आपके बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन टेस्ट होते हैं, ताकि मतलब एक तरीके से बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है सो दैट वी नो कि जो हम एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंश्योरेंस पर्पस के लिए भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। प्री एग्जिस्टिंग कोई कंडीशन है तो वो हमारी नॉलेज में होनी चाहिए। एस्थमा का प्रॉब्लम है तो ताकि आपकी सांस वास या कभी आप बीमार पड़ जाएं तो वी कैन प्रोवाइड यू विद द मिनिमम फर्स्ट एड possible at your like as early as possible in order to make sure कि आपके वेलबींग के लिए। तो इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट एंड फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट। ये जरूरी इसलिए होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को भी पता हो कि हमारे पास किस हिसाब से इसकी ओपीडी क्लेम्स आएंगे, या हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या हम इसे काम का कितना लोड दे सकते हैं, कितना स्ट्रेस दे सकते हैं। सो वी शुड ऑल्सो नो कि किसको क्या बीमारियां हैं, क्या फिजिकल टेस्ट के अंदर क्या जो भी रिजल्ट्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू RJP ये प्रोसेस होता है जहां पर हम रिलेट करते हैं जॉब एप्लीकेट बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब। हम हर जॉब के अच्छे पॉइंट्स होते हैं और हर जॉब के बुरे पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर हम एप्लीकेंट्स को RJP जब हम कर रहे होते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये एप्लीकेंट बहुत अच्छा है लेकिन इस पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये बेसिकली इनकरेजेस मिसमैच एप्लीकेंट्स टू विड्रॉ। यानी अब जो बंदा बहुत केपेबल है लेकिन वो उसके लिए सही जगह नहीं है बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रीजंस, तो वो मिसमैच पोजीशन के ऊपर वो खुद अपने आप को विड्रॉ कर लेगा। नो, आई डोंट वांट टू वर्क एट दिस प्लेस। Align successful applicants expectations with actual job conditions, reducing turnover। जब जो लोग खुद अपनी मर्जी से सब कुछ जानते हुए ज्वाइन करेंगे तो वो जल्दी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा पैसा जो हम वेस्ट करते हैं हायरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर वो बच जाता है। ओरिएंटेशन, हम एजुकेट प्रोवाइड करते हैं न्यू एम्प्लॉयज को कि आपकी ये जॉब है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनिट्स हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट यूनिट्स हैं, किस बंदे के पास आपको किस डिपार्टमेंट में किस काम के लिए जाना पड़ सकता है। फिर हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, जनरल ट्रेनिंग, स्पेसिफिक ट्रेनिंग। जनरल ट्रेनिंग जो आपको हर जॉब पे रहते हुए जरूरत पड़ती है, स्पेसिफिक विद हैविंग रेलेवेंस विद योर जॉब। ठीक है, कई कुछ जगहों पे आपको टीम के अंदर काम करना होता है, तो टीम वर्क इज यू हैव टू नो हाउ टू प्ले योर रोल इन द टीम। प्रोडक्ट नॉलेज होना जरूरी होती है, तो प्रोडक्ट नॉलेज इज अगेन स्पेसिफिक। मुझे क्रेडिट कार्ड बेचना तो क्रेडिट कार्ड की नॉलेज होनी चाहिए ना, तभी तो बेचूंगी। जनरल के अंदर जेनेरिक किसी भी पोजीशन के अंदर फॉर एग्जांपल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाती है, आपकी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, नो हाउ ऑफ द टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, पीपीटी यूज करना, पावर पॉइंट यूज करना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी आपके चीजें हैं, वर्ड यूज करना, फाइल लिखना, लेटर लिखना, ये जेनेरिक स्किल्स होती हैं। ठीक है, आई बिलीव आज मैं यहीं तक रखूंगी। ट्रेनिंग की टाइप्स हम कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है
तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन नाउ। आज हम यहीं तक रखेंगे। किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो अपना क्वेश्चन अभी कर लो, ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह प्लीज याद रखना, स्लाइड नंबर 28 से कल स्टार्ट करते हैं, ट्रेनिंग मेथड्स के ऊपर जाते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग को डिस्कस करते हैं और आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, ठीक है। स्लाइड नंबर 28। कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसको स्किम कर लो, एक दफा आप बुक से रीड करने की कोशिश करो, फिर भी कोई सवाल आता है तो चैट स्क्रीन पे कल मुझे भेज देना। आज आपकी चैट स्क्रीन काम नहीं कर रही है, पहले कर रही थी फिर बीच में हैंग हो गई है, बिकॉज मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि मेरे पास उनके मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, तो आई गॉट टू नो कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। एनीवेज दैट्स ओके। फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोगों से, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।